कल्पना कीजिए कि आप अपने घर से दूर किसी बड़े शहर में काम करने के लिए रहते हैं। अचानक से आप अपने घर जा रहे हैं और पीछे से एक गाड़ी आती है, एक महंगी गाड़ी आती है और वो गाड़ी आपके साथ टक्कर हो जाती है। इसके बाद आपकी मौत हो जाती है या फिर आपको कोई दुर्घटना होती है, आपके साथ आपका बड़ा नुकसान होता है। लेकिन जब जिस व्यक्ति ने दुर्घटना की है उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ये पता चलता है कि उस व्यक्ति की जो उम्र है वो मात्र 17 साल अभी 10 महीने ही है। उसको 18 साल पूरे होने में 2 महीने बाकी हैं। उसके बाद उस व्यक्ति को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाता है और बोर्ड उसको मात्र एक निबंध लिखने की सजा देता है, और वो निबंध भी 300 शब्दों का। अब आप सोच करके देखिए कि ये आपके लिए कितना खराब है और आपसे ज्यादा ये भारतीय न्यायपालिका पर कितना ज्यादा गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये असली घटना है। ये घटना हमें पुणे में देखने को मिली, जहां पर एक बच्चे ने एक महंगी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए शराब पी रखी थी। उस बच्चे ने ये 2 मोटर वाहन पर जा रहे लोगों को टक्कर मार दी और उन दोनों लोगों की मौत हो गई। उसके बाद जब बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया तो बोर्ड ने पाया कि बच्चा अभी माइनर है और बच्चे को मात्र 15 घंटे के भीतर जमानत दे दी गई और जमानत के साथ उसको सजा दी गई कि वो 300 शब्दों का एक निबंध लिखेगा जिसमें सड़क दुर्घटना के बारे में बताएगा। अब ये पूरी जो दुर्घटना हुई है, जो पूरी जो घटना हुई है, ये कितना बड़ा सवाल उठाती है भारतीय न्यायपालिका के ऊपर, उसी पूरे टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। वीडियो की रूपरेखा में एक बार हम सबसे पहले दोबारा से खबर पे बात करेंगे। खबर से जुड़े जो दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम की मुख्य बातों पर थोड़ा सा गौर करेंगे। जे एक्ट यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर बात करेंगे। किशोर न्याय बोर्ड पर बात करेंगे, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर बात करेंगे। इसके अलावा अधिनियम की धारा 75 और धारा 77 को भी देखेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो होगा वो आपका प्रीलिम्स का है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे बच्चों से संबंधित मुद्दे इस खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। जीएस पेपर 2 में आपको ये जो है सोशल इश्यूज के सेगमेंट में ये पूरा टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखा जाए। खबर क्या है? खबर पर हमने बात की पुणे में एक लग्जरी गाड़ी के माध्यम से एक दुर्घटना देखने को मिलती है, जिस दुर्घटना की वजह से 2 लोगों की जो है जान चली जाती है। इसके बाद जब जो दुर्घटना वाला करने वाला व्यक्ति था, पता चलता है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। 17 वर्ष का एक लड़का जो है गिरफ्तार होता है और गिरफ्तारी के मात्र 15 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को, उस बच्चे को जो है जमानत मिल जाती है। आप सोच करके देखिए कि आपके बच्चे होते, हमारे बच्चे होते, हमारे जो मिडिल क्लास सोसाइटी के लोग हैं, जो लोअर क्लास सोसाइटी के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, अगर उसमें से कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है इस तरह के किसी मामले में तो सबसे पहले तो उसको बेल मिलती ही नहीं, और अगर बेल मिलने की कोई संभावना भी होती है तो वो संभावना भी कम से कम उसको मिलने में लंबा समय लग जाता, कम से कम 1-1.5 साल का समय उसको बेल मिलने में ही लग जाता। लेकिन यहां पर क्या देखेंगे आप, यहां पर 2 लोगों की जान गई है और जान जाने के बावजूद भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उस बच्चे को, उस पूरे आरोपी व्यक्ति को मात्र 15 घंटे के भीतर जो है जमानत प्रदान कर दी है। और ऐसा नहीं है कि वो बच्चा जो है उससे किसी गलती की वजह से उससे अपराध हुआ है। आप अपराध और उसमें जो घटनाएं जुड़ी हुई है वो अगर आप देखें तो देखेंगे कि वो जो बच्चा था, जो आरोपी व्यक्ति है, वो नशे में मौजूद था, उसने नशा कर रखा था, शराब पी रखी थी। इसके अलावा जिस गाड़ी को वो चला रहा था वो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं थी, वो गाड़ी अपंजीकृत थी। इसके अलावा क्योंकि वो बच्चा 18 वर्ष से कम था तो उसके पास लाइसेंस भी मौजूद नहीं था, और इसके बावजूद भी उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस आरोपी बच्चे को जो है कोर्ट की ओर से, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की ओर से जो है जमानत प्रदान कर दी गई। इसके अलावा यह भी आरोप लग रहा है कि जमानत पर जो है राजनीतिक हस्तक्षेप भी हमें देखने को मिला, पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी यहां पर देखने को मिला। और जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो बच्चा है, उसके जो पिता हैं, वो पुणे के बहुत बड़े रियल एस्टेट कारोबारी हैं, बहुत बड़े जो है प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो इसकी वजह से उनका जो रसूख है वो बहुत ज्यादा है और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उन तक उस व्यक्ति की पहुंच है। और इसी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति ने बेसिकली अपने बच्चे को मात्र 2 लोगों की मौत के बावजूद भी मात्र 15 घंटे के भीतर जमानत जो है दिलवा दी है। इसके अलावा इस पूरे मामले में किशोर न्याय बोर्ड के निर्णय पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
सबसे पहले निर्णय अगर आप देखें कि उस व्यक्ति को सजा क्या दी गई है, सबसे पहले उस बच्चे को, जो बच्चा है जिसने ये घटना की है, उसको 15 घंटे के भीतर जो है जमानत मिल जाती है। इसके अलावा कोर्ट उसको ये सजा देता है कि उस व्यक्ति को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जाना है, उसका दौरा करना है और वहां पर ट्रैफिक रूल सीखने हैं। आप सोच करके देखिए कि यहां पर न्यायपालिका ने किस तरह से हमारे सिस्टम का, खासतौर पर पुणे की जो किशोर बोर्ड है, उसने किस तरह से हमारे सिस्टम का मजाक उड़ाया है कि एक व्यक्ति ने, एक आरोपी बच्चे ने जिसने नशा कर रखा था, जिसके पास पंजीकृत गाड़ी भी मौजूद नहीं थी, जो कि गाड़ी चलाने की उम्र में भी नहीं था, उस बच्चे ने 2 लोगों की जान ले ली। और कोर्ट उसको क्या सजा देता है? कोर्ट सजा देता है कि उस बच्चे को जो है एक ऑफिस में जाना है, वहां पर ट्रैफिक रूल सीखने हैं और उस पर जो है बेसिकली एक प्रेजेंटेशन देना है। इसके अलावा कोर्ट ने उस बच्चे को यह भी सजा दी कि उस बच्चे को सड़क दुर्घटना और सड़क दुर्घटना के समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना है। आप सोच करके देखिए, यहां 2 लोगों की जान चली गई है और कोर्ट ने क्या सजा दी है? कोर्ट ने सजा यह दी है कि उस व्यक्ति को, जो आरोपी व्यक्ति है जिसने जान ली है, उसको 300 शब्दों का निबंध लिखना है मात्र। आप सोच करके देखिए कि ये जो पूरा निर्णय है, ये किशोर न्याय बोर्ड का जो निर्णय है, ये भारत के न्याय प्रणाली पर किस तरह से सवाल खड़े करता है। तो हमने सबसे पहले तो इस पूरी खबर पर बात की। अब एक बार हम यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट को 2015 में पेश किया गया था और इसका प्राथमिक लक्ष्य ये था कि 2000 का जो कानून है, वर्ष 2000 का जो कानून था, उस कानून को रिप्लेस किया जाए। 2015 का ये जो कानून था, इसका पूरा नाम है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। यहाँ पर एक शब्द आता है जुवेनाइल। तो जुवेनाइल जो शब्द है, इसमें बेसिकली उन व्यक्तियों को कवर किया जाता है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के प्रावधानों को अगर आप देखें तो वहां पर बेसिकली कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को कवर किया जाता है। यानी ऐसे बच्चों को कवर किया जाता है जिन्होंने अपराध किया है, लेकिन उस अपराध के खिलाफ जो मुकदमा है वो भारत के सामान्य कानून के तहत नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उन बच्चों की जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम है। तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बेसिकली आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है जिन बच्चों को देखभाल की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, जिनके पास माता पिता नहीं है, उनको भी इस पूरे कानून के तहत कवर किया जाता है। उनके गोद लेने का जो प्रोसेस है, अडॉप्शन का जो प्रोसेस है, वो भी इस कानून के तहत कवर होता है। इसके अलावा बच्चों द्वारा किए गए अपराध को टोटल 3 कैटेगरीज में यहाँ पर शामिल किया गया है। पहली कैटेगरी में सामान्य अपराध आपको देखने को मिलेंगे, दूसरी कैटेगरी में गंभीर अपराध और फिर जघन्य अपराध आपको देखने को मिलेंगे। ये जो हमारा कानून है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ये मुख्य तौर पर 16 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराध को कवर करता है। और इस तरह की मुकदमों की सुनवाई के लिए बेसिकली आपका किशोर न्याय बोर्ड यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के गठन की भी प्रावधान यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक बार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम 2015 का जो कानून है, इस कानून के माध्यम से कानून में ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक जिले में एक या एक से ज्यादा किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन किया जाएगा। संरचना की अगर आप बात करें तो बोर्ड में एक फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको देखने को मिलेंगे और इसके अलावा 2 सोशल एक्टिविस्ट इस पूरे बोर्ड में शामिल होते हैं। तो टोटल 3 मेंबर आपको इस पूरे बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। तो कम से कम, और ये जो 3 मेंबर्स हैं, इन 3 मेंबर्स में कम से कम एक मेंबर महिला का होना अनिवार्य है। कार्य की अगर आप बात करें तो 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों की मानसिक शारीरिक क्षमता और समझने की क्षमता के संबंध में बच्चों का प्रारंभिक मूल्यांकन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा किया जाता है। दरअसल जब बच्चे किसी तरह का अपराध करते हैं तो अपराध करने के बाद सबसे पहले उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही पेश किया जाता है और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है ये मूल्यांकन करता है कि उस बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी है, उस बच्चे की फिजिकल स्थिति कैसी है, उसकी समझने की क्षमता कैसी है, और उसके आधार पर जो है बच्चे का मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि बच्चे के खिलाफ किस तरह का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ये शक्ति प्राप्त होती है कि अगर वो चाहे तो बच्चे के विरुद्ध मुकदमा वयस्क के तौर पर चलाए जाने की जो है आदेश दे सकता है। यानी कि मौजूदा मामले में अगर आप देखें तो पुणे की जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड था वो ये ऑर्डर दे सकता था कि इस बच्चे के खिलाफ जो है एक वयस्क के तौर पर, एक अडल्ट के तौर पर मुकदमा चलाया जाए और इसको उसी तरह से सजा दी जाए जिस तरह से किसी ऐसे व्यक्ति को मिलती जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होती। तो ये बेसिकली यहाँ पर किस तरह से कानून को मोड़ा गया, किस तरह से कानून को मैनिपुलेट किया गया, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वो भी कौन करेगा?
कानून भी मैनिपुलेट वो व्यक्ति करेगा जिसके पास उस कानून को मैनिपुलेट करने के संसाधन होते हैं। आप सोच करके देखिए, एक सड़क पर रहने वाला व्यक्ति अगर इस तरह का कोई अपराध करता है तो उसके पास इस कानून को मैनिपुलेट करने की शक्ति भी मौजूद नहीं है। उसको खिलाफ जो कानून लागू होगा वो कानून बिल्कुल सही ढंग से लागू किया जाएगा। तो बेसिकली जब आप कानून की बात करते हैं तो कानून को लेकर के कहा जाता है कि कानून दरअसल गरीब व्यक्ति के लिए होता है, अमीर व्यक्ति उस कानून को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। ये बेसिकली यहाँ पर हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में बात की। इसके बाद अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इस तरह का आदेश जारी करता है कि उस बच्चे के खिलाफ अडल्ट के तौर पर मुकदमा चलाया जाएगा तो फिर उस पूरे मामले को बाल न्यायालय में यानी कि चाइल्ड कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा ये जो अधिनियम है बेसिकली गोद लेने की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को भी बहुत ज्यादा आसान बनाता है। इस पूरे अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कि कारा को वैधानिक निकाय के तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। तो ये हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पर बात की। अब इस पूरे विषय में धारा 75 और धारा 77 भी चर्चा में आती है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि जो आरोपी बच्चा है उसके जो पिता हैं उनको भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और जिस पब में उन्होंने शराब पी थी उसके जो मालिक हैं, उसके जो ओनर हैं, उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और जो गिरफ्तारी हुई है वो धारा 75 और धारा 77 के माध्यम से की गई है। धारा 75 आप देखें तो धारा 75 किसी बच्चे की जानबूझकर उपेक्षा करने या किसी बच्चे को मानसिक या शारीरिक रोग के संपर्क में लाने से संबंधित है। और धारा 77 अगर आप देखें तो ये किसी बच्चे को नशीली शराब या नशीली दवाएं प्रदान करने से संबंधित है। तो इन दोनों मामलों को, ये दोनों जो प्रावधान हैं, ये प्रावधान भी आपकी चर्चा में आपको देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर हमने धारा 77 की भी बात कर ली, धारा 75 को भी देख लिया। अब करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो समाप्त होता है और अंत में एक प्रश्न की चर्चा कर ली जाए। प्रश्न आज का देखें तो हमारा प्रश्न है कि किशोर न्याय बोर्ड में कुल कितने सदस्य अध्यक्ष सहित आपको देखने को मिल जाते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जितने भी पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे और अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो उसको सॉल्व आप आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।